हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल। ठीक है, तो बोहर मॉडल में मैं दो पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो हम ना पहले ये दोनों टॉपिक समझ लेते हैं, क्योंकि बोहर मॉडल जब हम पढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, उसके बारे हमको पता होना चाहिए। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमको करना क्या था, हमको यहाँ पे डिस्कस करना था बोहर मॉडल। ठीक है, तो बोहर मॉडल में हम दो टॉपिक, बोहर मॉडल के लिए हमको ये दोनों टॉपिक आने चाहिए, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो हमारे पास हमको बोहर मॉडल अगर हमको अच्छे तरीके से समझना है तो हमारे पास ये दोनों टॉपिक हमको आने चाहिए। तो हम पहले ना ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर होता है, एक तो होता है पार्टिकल वाला, एक होता है वेव वाला। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे वेव। ठीक है, तो आपको मान के चलना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो पहले इसको वेव को समझ लेते हैं कि वेव क्या होती है। तो वेव एक ट्रैवलिंग डिस्टरबेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में। वेव के अंदर होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ओसिलेट करते हैं और ओसिलेट करके वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हम उसको वेव बोल देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जो हमारे पास, ऐसे तो मेरे को ना ये पूरी की पूरी वेव चलती हुई दिख रही है ना, लेकिन अगर आप एक पॉइंट को देखो तो वो बस ऐसे ओसिलेट कर रहा है ना, वो ऐसे ओसिलेट कर रहा है, वो मूव हल्का हल्का सा कर रहा है, मतलब वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है पार्टिकल, वो बस ऐसे ओसिलेट करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है ना। तो यहां से आपको क्लियर होता है कि वेव क्या होता है। जो ये हमको वेव ऐसे दिख रही है ना, इसको हम वेव बोल देते हैं। तो बेसिकली ये तो हमारे पास वेव का एक 3D एनिमेशन हो गया। इसमें हमको पता क्या चल रहा है कि भाई जो हमारे पास पार्टिकल्स है वो ऐसे ओसिलेट कर रहे हैं और अपनी एनर्जी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम वेव बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो 3D एनिमेशन हो गया, लेकिन हम इसको पेपर पे कैसे बनाते हैं वो देख लो। पेपर पे हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पे देखो, हमारे पास जो हमको एक वेव ऐसे चलती हुई दिख रही है ना, तो उस वेव को हम पेपर पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस वेव के हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है हमारे पास रेस्ट लाइन। ठीक है, ये होती है हमारे पास रेस्ट लाइन। ठीक है, और इस पॉइंट को बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है, और ये जो लोअर वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं हम ट्रफ। ठीक है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ट्रफ। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होती है हमारे पास रेस्ट लाइन और क्रस्ट तक की, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, इसको बोल देंगे हम एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। अब जो हमारे पास रेस्ट पॉइंट से नेक्स्ट रेस्ट पॉइंट है ना, ये रेस्ट पॉइंट है ना, ये तो मैं बोल दूं कि जो दो रेस्ट पॉइंट होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे ये, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ। ठीक है, तो मैं ये तो बोल दूं कि रेस्ट पॉइंट से दूसरे रेस्ट पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है
उसको वेवलेंथ बोलता हूं मैं, ठीक है। या मैं ऐसे भी बोलता हूं कि एक क्रस्ट से जो नेक्स्ट वाला क्रस्ट है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको भी मैं वेवलेंथ बोलता हूं, ठीक है। या मैं ऐसे बोल दूं कि ट्रफ से ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको भी मैं वेवलेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल देखो कि जो हमारे पास रेस्ट पॉइंट से नेक्स्ट रेस्ट पॉइंट है उसको हम वेवलेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट क्लियर हो गए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास वेव पैरामीटर है वो है हमारे पास वेव नंबर। तो वेव नंबर बेसिकली होते क्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस, मतलब हमारे पास एक यूनिट डिस्टेंस में, भाई मानने की बात है कि ये हमारे पास एक यूनिट डिस्टेंस है तो इसमें कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है, कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है। जैसे यहाँ पे 1 है वेवलेंथ का नंबर, पर यूनिट डिस्टेंस में जो वेवलेंथ का नंबर है वो 1 है, ठीक है। तो इसको हम वेव नंबर बोल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि पीरियड ऑफ वेव, कि वेव का जो पीरियड है वो क्या होता है, टाइम टेकन टू मूव थ्रू वन कंप्लीट ओसिलेशन। पहले ओसिलेशन समझ लो क्या होता है, जब ये अपना एक पूरा चक्कर पूरा कर लेती है ना उसको हम ओसिलेशन बोल देते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहाँ से आके यहाँ पे आ गई, भाई ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आ गई और यहाँ से यहाँ तक इसने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया, तो हम इसको बोल देंगे एक ओसिलेशन। तो ये बोलते टाइम टेकन टू मूव थ्रू वन कंप्लीट ओसिलेशन। इस कंप्लीट ओसिलेशन में यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लग रहा है ना उसको हम बोल देंगे पीरियड ऑफ वेव, ठीक है। टाइम टेकन टू मूव थ्रू वन कंप्लीट ओसिलेशन, ठीक है। तो जितनी देर में वो अपने एक ओसिलेशन कंप्लीट कर रही है उसको हम बोल देंगे पीरियड ऑफ वेव, ठीक है। तो अब ये वाला देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ओसिलेशन पर यूनिट टाइम। भाई एक यूनिट टाइम है हमारे पास, उसमें कितने नंबर ऑफ ओसिलेशन हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास एक ये पर यूनिट टाइम है, ठीक है। इसमें जो ओसिलेशन हो रहा है वो एक हो रहा है, मतलब 1 ओसिलेशन हो रहा है पर यूनिट टाइम में। लेकिन यहाँ पे देखना एक ओसिलेशन तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है और एक ओसिलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है। तो यहाँ पे 1 ओसिलेशन हो रहा है बस, यहाँ पे 2 ओसिलेशन हो रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ ओसिलेशन पर यूनिट टाइम को हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कम है और इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें पर यूनिट टाइम में सिर्फ एक ओसिलेशन हो रहा है और इसमें पर यूनिट टाइम में 2 ओसिलेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल दूंगा कि जो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है इस वाली वेव से, ठीक है। ऐसे बोल देंगे क्या, क्योंकि इसमें ओसिलेशन ज्यादा हो रहे हैं, इसमें ओसिलेशन कम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी देखने वाली है कि इसमें ओसिलेशन कम हो रहे हैं लेकिन इसकी वेवलेंथ ज्यादा है ना। इसमें ओसिलेशन ज्यादा हो रहे हैं लेकिन इसकी वेवलेंथ कम है। भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्यों हम वेवलेंथ बोलते थे ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इस वाली वेव में वेवलेंथ ज्यादा है और इस वाली वेव में वेवलेंथ कम है। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, है ना। भाई इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी और इसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब नंबर ऑफ ओसिलेशन कम होंगे पर यूनिट टाइम में, ठीक है। तो मैं यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास वेवलेंथ के। ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास जो वेव से रिलेटेड हमारे पास वेव पैरामीटर्स थे। तो ये तो हो गया हमारे पास जनरल सा कि वेव क्या होती है, ठीक है। हमको वेव पता चल गया कि हाँ वेव क्या होती है।
हमको पढ़ना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। भाई हमने ये देखना था ना कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। अब डुअल नेचर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक बार तो वो वेव की तरह काम करेगी जो हम अभी पढ़ेंगे, एक बार वो पार्टिकल की तरह काम करेगी जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने वेव समझा, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने बताया कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एसिलेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक ऐसे जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज्ड पार्टिकल एसिलेट कर रहा है और दो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। जो हमारे पास ब्लू वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो रेड वाली है वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है जैसा इलेक्ट्रॉन है वो एसिलेट करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, 90 डिग्री पे होती है। कैसे, देखो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो हमारे पास रेड वाली वेवलेंथ है, जो हमारे पास रेड वाली वेवलेंथ है वो ऐसे बाहर की तरफ है। ठीक है, वो बाहर की तरफ है ना, और जो ब्लू वाली वेवलेंथ है वो ऐसे ऊपर की तरफ है। ये समझ आ रही है ना भाई, एक तो है एक्स एक्सिस में और एक है जेड एक्सिस में। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए भाई, एक तो ऐसे आ रही है, एक तो ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, मतलब एक तो ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ये, ठीक है, ये चीज समझ आई क्या, है ना। तो इसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्या। तो ये कुछ पॉइंट है हमारे पास, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मैक्सवेल थे 1870 में, इन्होंने बोल दिया था कि व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अंडर एसिलेशन अल्टरनेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो जब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल एसिलेट करता है तो हमारे पास अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ट्रांसमिट होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देते हैं। ठीक है, आप एनिमेशन में देख भी सकते हो कि हमारे पास एक तो इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। जो हमारे पास ब्लू वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस वाली डायरेक्शन में है, और जो रेड वाली है वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस वाली डायरेक्शन में है। ठीक है, ये चीज समझ आई ना, है ना। ठीक है, अब हमको ये भी पता चल रहा है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है भाई, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है ना। तो ये बोलते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, हमको पता चल रहा है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, है ना। ठीक है, फिर बोलते कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और एम्पलीट्यूड। जो हमारे पास दोनों वेव हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली देख लो आप, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड वाली देख लो, दोनों की ही वेवलेंथ भी इक्वल है, फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है, स्पीड भी इक्वल है और एम्पलीट्यूड भी इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमारे पास ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास ना बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। अब आप बोलोगे कि भैया बहुत सारी कैसे होगी, तो देखो सुनो भाई, हमको ना बहुत सारी ऐसे होगी कि भाई जैसा हमको एक ये मिली, ठीक है, इसकी वेवलेंथ ये है, फिर हमको दूसरी मिली, उसकी वेवलेंथ कुछ ये है, तो हमने तो इन दोनों को अलग अलग बोल दिया ना कि भाई ये अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो ऐसे जो डिफरेंट वेवलेंथ थी हमारे पास, उन्होंने वेव्स को अलग बना दिया। मैं सिंपल ये बोलना चाह रहा हूं
कि हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई। डिफरेंशिएट कैसे किया हमने उनको, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ थी ना वो ना डिफरेंट डिफरेंट थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ना उनको ना एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया, पहले तो हमने उनको रख लिया कि जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा थी, भाई समझ लो, पहले हमने रख लिया जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा थी, भाई उनकी वेवलेंथ थी इतनी ज्यादा, ठीक है। फिर हमने रखा कि भाई जिनकी वेवलेंथ थोड़ी कम थी जिनकी वेवलेंथ, ठीक है। फिर हमने रखा कि जिनकी वेवलेंथ उससे भी कम थी, ठीक है। फिर हमने रखा कि जिसकी वेवलेंथ इससे भी कम है। फिर हम ऐसे ही करते चले गए कि कम होती चली गई, ठीक है ना। तो हमने जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी उनको हमने वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। और उसको बोल दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि जो हमारे पास इधर की साइड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी वेवलेंथ ज्यादा है, और जैसे जैसे हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती हुई आ रही है ना। ये चीज समझ आएगी आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, जो एक्स रे है और जो गामा रे है उसकी वेवलेंथ कितनी कम है ना, बिल्कुल ही बहुत ही कम है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने जो हमारे पास वेवलेंथ थी उनको ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। और इसको बोल दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। और जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, जैसा एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, है ना, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये बहुत ज्यादा पावर होती है, ये किसी भी चीज से आर पार आसानी से निकल सकती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास वेवलेंथ छोटी होती है वैसे वैसे पेनिट्रेशन पावर होती है जो वो बड़ी होती है, ठीक है। तो जब हमने इनको अरेंज कर दिया इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज कर दिया, ठीक है। उसको बोल दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी रेडिएशन होती है भाई, एक्स रेज है, गामा रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है ना, ठीक है। पर एक रीजन होता है जहां पे विजिबल रेंज आ जाती है, मतलब वो वाली वेवलेंथ हम देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रीजन होता है जहां पे हम उन रेडिएशन को देख पाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि हम कुछ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देख पाते हैं, या ऐसे बोल दूं कि कुछ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख पाते हैं, और जिनको देख पाते हैं उनको हम विजिबल रीजन में रखते हैं, ठीक है। तो अब जनरली होता क्या है कि हमको चीजें विजुअल कैसे होती है, हम चीजों को देखते कैसे हैं, एक बार वो समझ लो। होता क्या है कि जो हमारे पास विजिबल रेंज होती है, विजिबल लाइट होती है, वो जब भी किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। रिफ्लेक्ट क्यों कर जाती है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है, वो जिस सरफेस पे पड़ी है उसके आर पार नहीं जा सकती विजिबल लाइट, ठीक है। तो वो क्या कहती है, लाइट टकराएगी और उससे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है ना। तो हमको वो चीज दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास कम वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, जैसे एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये क्या कहती है कि ये आर पार चली जाती है, किसी भी चीज जिस चीज पे डालेंगे तो ये आर पार चली जाएंगी, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा, जैसा कहीं एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे ना वो ना, जैसा हमारे पास कोई सूटकेस है, कोई बैग है, उसको चेक करते हैं वो, है ना। तो ऐसे ओपन करके तो नहीं करते, वो उनको एक्सरे मशीन में डालते हैं, और वो जो एक्सरेज होती है वो आर पार चली जाती हैं, जिससे एक वो स्ट्रक्चर बनता है हमारी स्क्रीन पे कि हाँ एक बोतल है, इसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ मेटल की चीज है ना। तो वो बनता कैसे है, क्योंकि वो जो हमारे पास एक्सरेज है या गामा रेज है उनकी वेवलेंथ बहुत कम है, और बहुत कम है उनकी वेवलेंथ, तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो वेवलेंथ बहुत कम है तो वो आसानी से उनके आर पार चली जाती है, ठीक है ना। ये चीज समझ आई ना।
और जो विजिबल लाइट होती है वो किसी चीज के आर पार नहीं जाती। तो ऐसे हम जनरली देखने के लिए विजिबल लाइट कई यूज करते हैं। भाई सन से लाइट आ रही है, उसी को हम विजिबल लाइट बोलते हैं। किसी भी चीज को देखना होता है तो हम उसी को देखते हैं। अब वो विजिबल लाइट है, वो बैग के आर पार नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसीलिए हमको बैग, सूटकेस, इनके अंदर की चीजों का नहीं पता चल सकता, क्योंकि जो विजिबल लाइट होती है वो पेनिट्रेट, उसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, किसी भी चीज को पेनिट्रेट करने की जो पावर होती है वो उसकी 0 होती है, ठीक है। वो किसी भी चीज के आर पार नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अगर हम बात करें जो हमारे पास एक्स रेज है या गामा रेज है, उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और नॉर्मल सी चीज है, जैसा अगर मैं बोल दूं कि जैसे मेरे पास ना एक जो नेट होता है ना, नेट है मेरे पास, जैसे वॉलीबॉल का नेट है, तो वॉलीबॉल का जो नेट होता है उसमें अगर मैं टेनिस की बॉल को आर पार निकालूं तो वो तो निकल जाएगी, लेकिन जो वॉली होती है उसका साइज तो बड़ा होता है, वो थोड़े ना उसमें से आर पार निकल जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे होता है, जो हमारे पास विजिबल रेंज की जो रेडिएशन होती है उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो किसी चीज के आर पार नहीं जा सकती, इसीलिए बस हमको बाहर बाहर की चीजें दिखती है, बैग के अंदर क्या है वो हमको नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक्स रेज की, तो ये चीज को जो हमारे पास चीज है उसको पेनिट्रेट करके अंदर तक चली जाती है। अगर सूटकेस है तो पेनिट्रेट करके आर पार निकल जाएगी, ठीक है, जिससे हमको सूटकेस के अंदर भी क्या क्या चीजें हैं वो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दे जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमको कोई भी चीज कैसे दिखाई देती है, ठीक है। तो बेसिक सा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो डुअल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, डुअल नेचर है, एक नेचर में वेव होती है जो कि हमने डिस्कस कर ली। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव बोल दे वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो जब एज अ पार्टिकल वर्क करती है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो बोहर्स का मॉडल था उसको समझेंगे।